हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 पवन, तूफान और चक्रवात। ठीक है। पवन का क्या मतलब होता है? जैसे जो हमारे आसपास की वायु होती है वो कितना दबाव डालती है, उसको हम क्या कहते हैं? पवन। पवन का अर्थ क्या है? वायु। ठीक है। वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है। जब गर्म होती है तो क्या होती है? प्रसारित है। जब ठंडा ठंडा करने पर कैसी प्रतीत होती है? संकुचित। ओके। जब वायु गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है। और जब ठंडी प्रवृत्ति की होती है तो पृथ्वी की सतह की ओर आने लगती है। समझे? अब देखो तूफान क्या होता है, आपने सुना होगा आंधी तूफान। तो हम तब बोलते हैं तूफान जब वायु अत्यंत तेजी से आए और अपने साथ साथ काफी सारा नुकसान भी करे, है ना। और जैसे चक्रवात क्या होता है, ये एक प्रकार का साइक्लोन तैयार होता है, जैसे कि उड़ीसा में। और उसमें भी क्या होता है, ये अपने साथ साथ तो इतनी तेजी से हवा चल रही होती है कि उसके साथ साथ ये अपने साथ जितना भी रास्ते में सामान आता है, घर बिल्डिंग, वो सब तक भी तहस नहस कर देता है। इतना भयंकर होता है ये, और इतनी हमें नुकसान उठाना पड़ता है जब आता है तो। और ये समुद्री तटों पर इसकी संभावना ज़्यादा होती है। ये छोटे मोटे तूफान तो आपने भी गर्मियों में देखे होंगे, जब वर्षा के समय से पहले कितनी धूल भरी आंधी होती है। तो तूफान में तो छोटा मोटा सामान वस्तु ही अपने साथ लाता है, पर जब ये आता है चक्रवात, ये समुद्री क्षेत्रों में इसकी संभावना ज़्यादा होती है आने की। तो हम इसी पाठ में ये पढ़ेंगे कि कैसे, क्या बताने रहे हैं, क्या समझा रहे हैं हमें। उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। ठीक है। जैसा कि आपको चित्र में दिखा रहे हैं, वो उन्होंने फोटो भी डाली है कि इस तरह का आया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर पर आवर था। कितना था? इतनी तेजी से आया था, 200 किलोमीटर, जिससे 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया, जिससे 70,000 लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष क्या हुआ? 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर पर आवर के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। ठीक है। उसी वर्ष कुछ दिनों के बाद ही एक और दो आए वहाँ पे। एक तो 18 अक्टूबर को और एक 29 अक्टूबर को। पहले वाले की तो 200 किलोमीटर की स्पीड थी और दूसरे वाले की कितनी थी? 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। ठीक है। एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थी। इतनी ऊंची ऊंची लहरें भी टकराई थी। हाँ। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार और विद्युत संभरण सप्लाई को प्रभावित करा। देखो इतने सारे क्षेत्र इससे प्रभावित हुए, इतने लोग तो बेघर हो गए, इतनी संपत्ति नष्ट हो गई, और जो भी अनाज वहाँ पे खेती की रखी थी लोगों ने, वो सब भी अपने साथ समाप्त हो गई उन सब की। और संचार, वहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता था। सब विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रभावित हुई, और हम टेलीकम्युनिकेशन भी हमारा प्रभावित हुआ। जैसा कि आपको देखो चित्र में दिखा रहे हैं। चित्र 8.1 उड़ीसा के समुद्री तट और प्रवृत्त किसी चक्रवात का उपग्रह सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र। ये कहाँ से लिया उन्होंने? सैटेलाइट से। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। लेकिन चक्रवात होता क्या है? ये कैसे बनता है? ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? ये सब हम इस अध्याय में ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि बनता कैसे है और इतना भयंकर रूप कैसे लेता है, इतना विनाशकारी क्यों होता है। ठीक है। हम वायु द्वारा होने वाले कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम वायु से करेंगे
क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होंगे। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। जो एक निरंतर गति में या थोड़ी तेजी हो गति, उसको क्या कहते हैं? पवन। और उससे ज़्यादा तेजी से आए, जैसे 200 किलोमीटर 150, तो ये तूफान और या फिर चक्रवात का रूप ले लेती है। ठीक है, अब हम 8.1 पढ़ेंगे। वायु दाब डालती है। कैसे डालती है? क्रियाकलाप 8.1 के माध्यम से पढ़ते हैं। जब कभी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से करना चाहिए। जब भी आपको कुछ गर्म करना हो तो आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। अच्छा होगा यदि ऐसा सभी क्रियाकलाप आप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में करें। आपको क्या करना है? या तो आपके आसपास आपके परिवार के लोग हो या कोई आपको शिक्षक गाइड करे। ठीक है, इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको क्या करना है? पानी उबालना है। ढक्कन वाला टीन या एक डिब्बा लीजिए, इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। आपको क्या करना है? इसको आधा भर लेना है। डिब्बे को मोमबत्ती की लो पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे, जैसा कि आपको चित्र 8.2 में दिखाया। डिब्बा लिया, फिर उसको आधा भर लिया, जब तक उसको गर्म करना है जब तक वो पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनटों तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे को ढक्कन से कसकर बंद कीजिए। आपको क्या करना है? उसके बाद मोमबत्ती हटा देनी है और उसी टाइम उस डिब्बे को बंद कर देना है। गरम डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। आपको ध्यान से उसको बंद करना है। गरम डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। ठीक है, डिब्बे पर ठंडा पानी डालिए। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? बिल्कुल आएगा। आपको क्या करना है? पहले गरम करा देखो और फिर उसको कहीं रख के वॉश बेसिन वगैरह में उसके ऊपर से ठंडा पानी डालना है। वो एकदम से मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने कई जगह देखा होगा, जैसे आयरन से हमें कुछ बनाना होता है तो उसको लोहे को अच्छे से तपाया जाता है, फिर हथौड़े से कूटा जाता है, तभी तो वो दूसरी शेप लेता है जैसी हमें चाहिए होती है। इसी प्रकार ऐसा ही इसमें होगा कि जो चीज़ गर्म होती है उसके बाद उस पर ठंडा ठंडा कुछ भी डालेंगे तो वो नई शेप ले लेती है। अब देखो चित्र जैसे 8.2 में दिखाई दे रहा है। गर्म जल से भरा डिब्बा जिसे ठंडा किया जा रहा है, इसको ठंडा कर रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो गया? आप बताइए क्यों हुआ है? एकदम से कोई गरम गरम वस्तु के ऊपर ठंडा ठंडा डालोगे तो वो चेंज तो होगी ना। यदि आपको टीन का डिब्बा ना मिल पाए तो आप प्लास्टिक की बोतल लीजिए। ऐसा आप प्लास्टिक में भी कर सकते हैं। इसे गर्म जल से भर लीजिए। बोतल को खाली करके इसके तत्काल कसकर बंद कर लीजिए। फिर आपने बोतल को बंद करना है। अब बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दें। आपको क्या करना है? रख देना है। अब कुछ अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती पवन सहायक होती है? बिल्कुल होती है। अगर हवा नहीं चलेगी तो पतंग उड़ेगी कैसे? बिल्कुल भी नहीं उड़ पाएगी। वो ऊंचाई पे तो जाना ही उसके लिए, उसको थोड़ी थोड़ी जब पीछे से हवा मिलेगी तभी तो वो ऊंची उड़ पाएगी। ऐसे ही आपने गर्म बोतल को कस के बंद कर दिया, उसमें से हवा तो बाहर आ ही नहीं रही, तो वो ठंडा कैसे होगा? बाहर से तुम उसको ठंडा करने का प्रयास कर रहे हो, अंदर से वो गर्म है, तो वो मेल्ट ही होगा ना जिस भी कंटेनर में होगा। हाँ, यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा? बिल्कुल आसान नहीं होता। आपने कभी बोटिंग करी हो तो पानी एकदम नौका को अपनी ओर खींचता है और हमें पानी को पीछे करना होता है। आपने देखा होगा जो नाव चलाते हैं उनके जो चप्पू होते हैं वो उनको पीछे की तरफ धकेलते हैं पानी को। ठीक है, कि हम सेफली अपना
एंजॉय कर सकें उसको, बोट को। यदि पवन इस दिशा में विपरीत दिशा से आ रही हो, अगर दूसरी डायरेक्शन से आ रही हो, तो एकदम से तेजी से उसको इधर उसकी विपरीत दिशा में हम उसको नौका के उस चप्पुओं को चलाते हैं, जिससे आप नौका को ले जाना जिस साइड आपको लेके जानी है। ठीक है। क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कठिनाई का अनुभव हुआ है? कभी ऐसा हुआ है जब बहुत तेज हवा चल रही हो तो साइकिल चलाने में आपको दिक्कत हुई हो? थोड़ी बहुत होती है, इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि आजकल स्मूथ रोड होते हैं तो उस पर इतनी आपको परेशानी का अनुभव नहीं होता। ठीक है। थोड़ा तो होता है, एकदम से आंधी हवा चल रही होती है और आप चला रहे होते हो तो आपको ऐसा खिंचा खिंचा सा महसूस होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को आप अपने बोझ को भी ऐसे लगता है कि आप ढो रहे हो। जैसे कि आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है, जानते होंगे सभी। आप ये भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भर दी जाए तो वह फट सकती है ना। अगर अधिक हवा भर दे तो वो फट जाएगी। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है, हम पढ़ते हैं इसमें। अपने मित्र को साथ मिलाकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। हम क्यों हवा भरते हैं? कि उसका आकार सामान्य रहे, जैसा हमें डिज़ाइन किया हुआ मिला है ना। इसीलिए हम उसके अंदर हवा भरते रहते हैं। आगे पढ़ेंगे। क्या दे रखा है? ये सभी अनुभव हमें यह अभ्यास दिलाते हैं कि वायु दाब डालती है। क्या डालती है? दबाव बनाती है अपना। अगर आप की साइकिल के टायर में हवा नहीं होगी तो आपका ना तो वो वेट उठा पाएगी ना वो चल पाएगी, है ना। और एकदम से आपका टायर मतलब पिचक सा जाएगा, ऐसा दिखाई देगा आपको। तो वो आपका वजन उठा के आपको दूर तक कैसे लेके जाएगी, है ना। इस दाब के कारण ही पवन द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर अथवा झंडे लहराते हैं। इसी कारण से जो झंडे होते हैं, आपको पत्तियां हैं पेड़ों की, वो आपको हिलती हुई दिखाई देती हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ और हो, आपके साथ कभी हुआ हो, तो आप उसको भी बता सकते हैं, जो यह प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है, जिससे यह पता चले कि वायु दाब डालती है। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा अथवा बोतल विरूपित क्यों हो गया था। क्यों हुआ था? जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में संग्रहित हो जाती है। आपने कई बार नोट करा होगा, जैसे आप किसी गैस पे या कोई भी कंटेनर के अंदर जब आप पानी गर्म करते हैं, उसके ऊपर जो भी आपने बर्तन से उसको प्लेट वगैरह से ढका होता है, तो उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें जम जाती। ऐसा ही उसके अंदर हुआ, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाती है। अंदर तो आपको वायु जा नहीं रही है और बाहर जो गर्म वायु बनी हुई है वो बाहर आ नहीं रही है। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर की वायु दाब डिब्बे के बाहर की वायु से दाब से कम हो जाती है। ठीक है। इसीलिए जो बाहर की वायु है उससे क्या हो गई? वो कम हो गई। दाब के इस अंतर के कारण डिब्बा पिचक जाता है। ठीक है। इसीलिए वो क्या हुआ? डिब्बा बिल्कुल पिचक सा गया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब ये क्रियाकलाप पुनः पृष्ठ करता है कि वायु दाब डालती है। ये भी बताता है कि वायु क्या कर रही है? अपना दबाव बना रही है। अब आगे की तरफ पढ़ते हैं। 8.2 पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। अगर जब हवा तेजी से चले तो उसका दाब जो क्या है वो घट जाता है। अब देखो क्रियाकलाप जैसे 8.2 में बता रहे हैं। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम अमाप की गेंद जैसा आकार बनाइए। आपको ऐसा बनाना है। कागज का एक टुकड़ा लेना है, उसको मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम अमाप की गेंद बनानी है। जो आपने बोतल ली है उसके
मुंह से छोटी गेंद होनी चाहिए क्योंकि वो उसके अंदर डालेंगे। आप क्या करना है, खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। आपको क्या करना है, उसके मुंह के पास उस गेंद को रखना है। आप फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए, जैसा कि 8 पॉइंट चित्र 3 में कर रहा है ये बच्चा, बोतल से फूंक मारना। इस गेंद को क्या कर रहा है, ये फूंक मार रहा है। ये गेंद क्या करेगी, वहीं उस बोतल के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। इस क्रियाकलाप को विभिन्न माप की बोतलों के साथ करने का प्रयास करें। अलग अलग बोतल के साथ करना तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। आपने मित्र से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहना। ठीक है, पहली और बूझो जानना चाहते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों है? वो उसके बोतल के अंदर नहीं जाएगी, उसके अंदर ही वो घूमती रहेगी। ठीक है, बहुत कठिन है क्योंकि उसकी जो हवा है वो बाहर की तरफ तो आ नहीं रही, बाहर वाला इतनी हवा उसके अंदर जा रही है, कुछ तो हम दे रहे हैं और कुछ उसको नेचुरली मिल रही है। अब देखो क्रियाकलाप 8.3 है, गुब्बारों को फुलाना। ये भी एक एक्टिविटी है, गुब्बारों को फुलाना। इसमें भी तो हम फूंक मार के ही हवा को भरते हैं उसके अंदर। देखो जैसे कि चित्र 8.4 में दिखा रहे हैं, 2 गुब्बारों के बीच में फूंक मारना। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, 2 गुब्बारे लिए हुआ है और बीच में फूंक मार रहा है। लगभग माप के 2 गुब्बारे लीजिए, एक ही आपको उसके आकार के 2 गुब्बारे लेने। गुब्बारों में थोड़ा पानी भर लीजिए। क्या करा बच्चे ने, पानी भर लिया उसके अंदर। पानी भी भर सकते हैं ना गुब्बारों में। दोनों गुब्बारों को फुलाकर प्रत्येक को धागे से बांध दीजिए। दोनों को क्या करना है, अब धागे से बांध देना है। गुब्बारों को साइकिल के स्पोक अथवा किसी छड़ से 8-10 सेंटीमीटर की दूरी पर लटका दीजिए। कि कहीं सपोर्ट पे क्या करना है आपको, उसको दोनों के बीच में गैप रखना है 8-10 सेंटीमीटर का और दोनों को लटका देना है। दोनों गुब्बारों के बीच में स्थान में फूंक मारिए। दोनों के बीच में आपको क्या करनी है, फूंक मारनी है। आपके विचार से क्या होना चाहिए, क्या आप देखेंगे क्या होना चाहिए, गुब्बारे हल्के हल्के हिलने लगेंगे जब आप, और इनकी जो शेप है वो भी चेंज होने लगेगी। ठीक है, गुब्बारों के बीच में फूंक मारने के लिए विभिन्न तरीके अपनाएं और देखिए क्या होता है। आपको ना बहुत सारे तरीके अपनाने और देखना है कि क्या होगा। क्या क्या अपना सकते हैं आप इसके अंदर, थोड़ा सा दूर से मारिएगा, उसको साइड से मार के देखिएगा, आगे से पीछे से। ठीक है, तो ना इसके जो आप मेन क्या होगा, इसकी शेप चेंज होती हुई दिखाई देगी। अब ये हम एक ऐसे भी कर सकते हैं, बच्चे क्या करते थे, अगर पतंग ना मिले तो एक खाली पॉलीथीन ले लेते थे, उसको धागे से बांध लेते थे और उसको टांग देते थे कहीं छत से नीचे की तरफ और फिर उसको ऊपर खींचते थे। तो वो ऐसा लगता था कि जैसे उसके अंदर वो कितना मोटा हो गया है, कि उसके अंदर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, एकदम ऐसे फूला फूला। उसके अंदर क्या होता था, और वायु भर जाती थी, तभी वो ऊपर की तरफ उठता था। अब देखो क्रियाकलाप 8.4, क्या आप फूंक मारकर कागज की पट्टी को उठा सकते हैं? ये देखो कागज की पट्टी बनाई है और उसको फूंक मार के उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कागज की पट्टी को ऊपर से फूंक मारना, ऊपर से फूंक मार रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब देखो लगभग जो ये आपको चित्र है, कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारना। अब ये क्या कह रहा है, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर चौड़ी कागज की पट्टी को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच इस प्रकार पकड़िए कि पट्टी का अधिकांश भाग नीचे की ओर लटका रहे। ऐसे पकड़ना है आपको अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच में कि जो पट्टी का अधिकांश है हिस्सा वो नीचे की तरफ लटका रहे, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। अब कागज की पट्टी को ऊपर से फूंक मारिए। आपने क्या करना है, अब ऊपर से उसको फूंक मारनी है। पहेली का विचार है कि पट्टी ऊपर उठ जाएगी। क्या होगी, पट्टी ऊपर की ओर उठेगी। नहीं, ऊपर की ओर नहीं उठेगी पट्टी। अब बीच में से बेंड भी हो रही है ये। ठीक है, बीच में से क्या हो रही है, थोड़ी सी बेंड हो रही है, पर हाँ अवश्य ऊपर की ओर उठी हुई आपको दिखाई देगी।
और देखो पहेली का ऊपर की ओर जाएगी, जबकि बूझो सोचता है कि पट्टी नीचे की ओर झुक जाएगी। बूझो क्या कह रहा है कि वो नीचे की ओर झुक जाएगी। आपके परीक्षण किस सही सिद्ध करते हैं, किसे कहते हैं? आइए हम क्रियाकलाप 8.2, 8.3 और 8.4 के परीक्षणों को समझने का प्रयास करें। हम तीनों को समझने का प्रयास करते हैं। अब आगे क्या आपके परीक्षण आपकी आशा के अनुरूप हैं, जैसा आप चाहते थे वैसा ही है अर्थात वे वैसे ही है जैसे आपने सोचा था, जैसा आपने सोचा था वो वैसे ही वर्क कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है? जब पवन तेजी से चलती है तो वायु का जो दाब है वो कम हो जाता है। अब इनके आंसर्स हैं, जब हम बोतल को मुख पर फूंक मारते हैं तो मुख के पास की वायु का वेग अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, क्योंकि उसका मुंह खुला होता है, हम भी उसको दे रहे हैं और नेचुरली भी मिल रही है। ये बात मैंने आपको ऊपर भी बताई है। इससे वहाँ वायु दाब घट जाता है, वायु का जो दाब है वो घट जाता है। बोतल के भीतर वायु दाब उसके मुख के निकट के दाब से अधिक हो जाता है। इसी कारण बोतल के भीतर वायु गेंद को बाहर की ओर धकेल देती है। वो बॉल उसी के अंदर घूमती रहेगी, नीचे नहीं जाएगी वो, बल्कि उसको कहेगी कि आप वो गेंद बाहर आ जाए। ठीक है। अब देखो जो क्रियाकलाप 8.3 था, आपने देखा कि जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं, जब आप गुब्बारे के बीच में फूंक मारते हैं तो वे एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। एक तो वो एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तभी संभव है जब गुब्बारों के बीच के स्थान की वायु का दाब किसी तरह कम हो जाए। ये कब संभव है? जब दोनों के बीच वायु का जो दाब है वो कम हो जाए, तब गुब्बारों को के दूसरी ओर बाहर का दाब उन्हें एक दूसरे की ओर धकेलता है। जो भारी प्रेशर है ना वो उनको एक दूसरे की ओर धकेलता है। अब देखो जो क्रियाकलाप 8.4 है, इसमें क्या है? इसमें आपने देखा कि जब आप कागज की पट्टी के ऊपर से फूंक मारते हैं तो वह ऊपर की ओर उठती है। पुनः ऐसे तभी संभव है जब कागज में फूंक मारने पर पट्टी के ऊपर दाब कम हो, जब ऊपर की तरफ दबाव कम हो, ऐसा तभी संभव है। हम देखते हैं कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। जब पवन का वेग बढ़ता है तो वास्तव में वायु का दबाव जो है वो कम हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा यदि तीव्र वेग की पवन भवनों अथवा झोपड़ियों की छत के ऊपर प्रवाहित हो? क्या होता है जब तीव्र वेग चलती है तो भवनों को तो चलो इतनी नहीं होता, पर भवनों पे भी जो सामान रखा होता है वो उड़ के चला जाता है, झोपड़ियों की छतें उड़ने लगती है। यदि छत कमजोर होगी तो वह ऊपर उड़ जाएगी, ठीक है, और पवन उसे अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी, अपने साथ ही ले जाएगी उसको। यदि आपने कभी ऐसा देखा हो तो उसे अपने मित्रों को बताइए। आपने देखा होगा वैसे ही और अपने मित्रों से भी इसकी चर्चा कीजिएगा। आइए अब हम ये समझने का प्रयास करें कि पवन कैसे बनती कैसे है, ये इसको जानने का प्रयास करते हैं। ये वर्षा कैसे लाती है, वर्षा भी कैसे लाती है, यदि कभी कभी ये विनाशकारी कैसे हो जाती, कभी कभी इतनी विनाशकारी कैसे हो जाती है। आप ये जानते हैं कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। जो भी गतिशील वायु है वो क्या कहलाती है? पवन। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। क्या करती है? जहाँ अधिक वायु हो वाले क्षेत्र से तो उठेगी और किस तरफ जाएगी? जहाँ पे कम वायु का दाब है उस क्षेत्र की ओर ये बढ़ेगी। वायु दाब के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। जितना अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन प्रकृति में विभिन्न क्षेत्रों के वायु दाब में भिन्नता कैसे उत्पन्न होती है? आप देखोगे कि जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें वायु का दबाव अलग होता है। जैसे पहाड़ी इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं,
और क्या कह सकते हैं, और जैसे रेगिस्तान वाले इलाके उन सब में वायु का जो वेग है वो अलग अलग होगा। क्या ताप में भिन्नता के कारण ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तापमान में परिवर्तन होता है, इस कारण से भी भिन्नता देखी जाती है। निम्नलिखित क्रियाकलाप इसे समझाने में आपकी सहायता करेगा। और अच्छे से पढ़ते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। ये देखो जो क्रिया कलाप 8.5 है और 8.3 का टॉपिक है हमारा, गर्म किए जाने पर वायु का प्रसार होता है। ठीक है, एक कवथन नली लीजिए। ठीक है, आपको ये नली लेनी है। नली के मुख पर एक गुब्बारे को कसकर लगाइए। एक गुब्बारे को क्या करना है? आपको बिल्कुल कसकर लगा देना। आप इससे कसने के लिए टेप का उपयोग भी कर सकते हैं। इतना टाइट करिएगा कि आप उसको टेप भी का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी बीकर में लगभग 2/3 ऊंचाई तक गर्म जल डालिए। आपको क्या करना है? किसी एक बीकर में 2/3 तक क्या करना है? गर्म जल डालना। गुब्बारा लगी कवथन नली को गर्म जल में इस प्रकार रखिए कि गुब्बारा जल से बाहर रहे। गुब्बारा क्या होए? जल से बाहर रहे। जैसे कि आपको चित्र 8.6 में दिखाई दे रहा है। 2-3 मिनट तक ये देखिए कि क्या गुब्बारे के आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। आपको 2-3 मिनट तक देखना है कि गुब्बारे में कोई परिवर्तन हुआ। इस कमरे के ताप तक ठंडा होने दीजिए। आपको क्या करना है? इसे ठंडा होने भी देना है। ठीक है, अब अन्य बीकर में थोड़ा बर्फ का ठंडा जल लीजिए। एक में आपने गर्म लिया, दूसरे में क्या लेना? ठंडा, बिल्कुल बर्फ वाला। अब इस और कवथन नली को पहले की भांति 2-3 मिनट के लिए ठंडे जल में रख दीजिए। आप क्या करना है? उसको ठंडे जल में रख देना है। और ये देखो नीचे बता रखा है 8.6 का, गर्म और ठंडे जल में गुब्बारे का आकार। गर्म जल में कैसा होगा और ठंडे में कैसा? ही देखो क्वथन नली के मुख पर बंधा गुब्बारा ये ऐसा दिखाई दे रहा है जो गर्म में है। और गर्म जल में डूबी हुई क्वथन नली, ये देखो गर्म में ऐसी है। और बर्फ के ठंडे जल में डूबी हुई क्वथन नली, ठीक है, ये बर्फ वाली है। तो क्या हुआ दीजिए, गुब्बारे के आकार में होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए। जो गुब्बारे के आकार में परिवर्तन हुआ है उसको आपको क्या करना है? नोट करना है। अपने प्रेक्षणों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अब आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर देना है। क्वथन नली को गर्म जल में रखने पर गुब्बारा क्यों फूल जाता है? क्यों फूल जाता है बताइए। हाँ, क्यों फूल जाता है? वायु जब गर्म होती है तो फैलती है, इसीलिए वो क्या हुआ? फूल गया। ठीक है, वही गुब्बारा क्वथन नली के ठंडे जल में रखने पर पिचक क्यों गया? क्योंकि उसमें वायु फैली ही नहीं, तो इसीलिए वो पिचका हुआ ही रह गया। क्या हम पहले प्रेक्षण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वायु गर्म किए जाने पर फैलती है? ऐसा ही बताया था ना, प्रसारित होती है। वायु गर्म करने पर क्या होती है? प्रसारित होती है, मतलब फैलती है। और ठंडा होने पर संकुचित होती है, मतलब कम हो जाती है, अर्थात उसमें प्रसार होता है। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि ठंडी किए जाने पर क्वथन नली के भीतर की वायु का क्या होता है? ठंडी करने पर क्या होगी? वो संकुचित हो जाएगी, वो उसको फूलने नहीं देगी। संभवतः आपको क्रियाकलाप 8.6 बहुत रोचक लगेगा। इसको आपको गर्म वायु के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। क्रियाकलाप देखो 8.6 है, आपको अच्छा लगेगा, पढ़ते हैं इसको। समान माप की कागज की 2 खाली थैलियाँ अथवा कागज के 2 खाली कप लीजिए। या तो आपको क्या लेना है? थैलियाँ लेनी है या 2 कप। दोनों थैलों को धातु अथवा लकड़ी की किसी छड़ के 2 किनारों से लटका दीजिए। ठीक है, ऐसा करना है आपको। अब ध्यान रहे कि कागज की थैलियाँ अथवा कपों की का मुख नीचे की ओर रहे। उनका जो मुख है वो नीचे की ओर रहना चाहिए। सावधानी ये रखनी है, जलती हुई मोमबत्ती को सावधानी से पकड़े
तथा यह ध्यान रखें कि उसकी लो कागज की थैली से पर्याप्त दूरी पर हो। क्या हो? पर्याप्त दूरी पर हो। छड़ के मध्य में एक धागा बांधकर उसे धागे से इस प्रकार पकड़े जैसे कि किसी तराजू में करते हैं। दोनों को ऐसे पकड़ना है जैसे आप तराजू में करते हैं। तराजू में अच्छी तरह पकड़ते हैं ना, दोनों का वो बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही पकड़ना है जैसा कि आपको चित्र 8.7 में दिखाया। आप किसी एक थैली के नीचे चित्र में दिखाए गए अनुसार जलती हुई मोमबत्ती को रख दीजिए। देखिए क्या होगा। थैलियों का संतुलन क्यों बिगड़ जाता है? आपको क्या रखना है? मोमबत्ती रखनी है। देखो, पहले पकड़ा ऐसे तराजू की तरह और फिर नीचे एक की तरफ मोमबत्ती रख दी। ऊपर उठती हुई गर्म वायु, क्या हुआ? गर्म वायु हुई तो क्या हुआ? संकुचन हुआ, उसका जो आकार है वो बढ़ गया, वो फैल गई, इसीलिए वो ऊपर की तरफ उठ गई, दूसरी वाली नीचे के ऊपर दबी रह गई। क्या ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि गर्म होने पर वायु ऊपर की ओर उठती है? ये भी दर्शा रहा है कि जब वायु गर्म होती है, मैंने आपको पहले बताया था, तो क्या होता है? ऊपर की तरफ उठती है। जब ठंडी होती है तो वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह की ओर आने का उस वस्तु को क्या करती है? नीचे की ओर धकेलती है। ठीक है, जैसे कि मोमबत्ती की लो से गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है, वह थैली को ऊपर ले जाती है। क्या संतुलन का बिगड़ना यह समझाता है कि गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है? जो गर्म वायु है वो ठंडी वायु से हल्की होती है, बिल्कुल होती है, तभी तो ऊपर की तरफ उठी है। क्या आप अब यह समझा सकते हैं कि धुआं ऊपर क्यों उठता है? इसीलिए उठता है, जब वो जितना गर्म होता है तो वो धुआं हमें हमेशा ऊपर की तरफ उड़ता हुआ। आपने कभी अपने आसपास लकड़ियां जलाई होंगी तो उसमें से भी तो धुआं निकलता है, तो जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ उठ रहा होता है, ना कि नीचे की तरफ गिर रहा होता है। आपने ऐसा तब भी देखा होगा जैसे कि धुंध वगैरह होती है, उस समय पर वायु क्या कहते हैं, ठंडी हुई होती है, तो उसका वेग जो धुंध का होता है वो नीचे की तरफ होता है, पृथ्वी की सतह की ओर आती है वो, है ना। तो ये इसीलिए होता है। याद रखना कि भी महत्वपूर्ण है कि गर्म किए जाने पर वायु प्रसार होती है और वह अधिक स्थान घेरती है। ठीक है, तो उसको स्थान भी अधिक चाहिए। जब कोई दो वस्तु पहले से अधिक स्थान घेरती है तो वह हल्की प्रतीत होती है। ठीक है, इसीलिए गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। जो गर्म वायु है वो ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। यही कारण है धुआं ऊपर उठता है। क्या होता है? ऊपर उठता है। जो गर्म वायु है ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। ओके, अब देखो, प्रकृति में अनेक ऐसी स्थितियां होती हैं जहाँ किसी स्थान या क्षेत्र से वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है। कई बार तो जैसे किसी क्षेत्र का तापमान अगर ज़्यादा है तो वो वहाँ पे धरती गर्म होगी, तो नीचे से जब पवन चलेगी तो जब वो उठेगी ऊपर की ओर तो वो गर्म ही उठेगी। ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है, तो वहाँ पे इतनी हवा नहीं चलती। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। तो तभी क्या होता है, आपने सुना था ऊपर कि पढ़ा भी था कि क्या कहते हैं, जो जहाँ पे गर्म वायु का वो होता है वहाँ पे वो कम प्रवाहित होती है, कहाँ की ओर आकर्षित होती है? ठंडी वायु गर्म वायु की ओर आकर्षित होती है, इसीलिए प्रवाहित होकर उस स्थान को घेर लेती है। इससे वायु में संवहन धाराएं स्थापित हो जाती हैं, जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था, आपने ये पढ़ा भी था। अब देखो 8.4 है, पवन धाराएं पृथ्वी के आसमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती हैं। आसमान के गर्म होने के कारण भी उत्पन्न होती हैं, ये पढ़ेंगे हम। यहाँ हम ऐसी कुछ स्थितियों का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में पवन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ये स्थितियाँ होती हैं जिसके कारण पवन धाराएं स्थितियाँ आपको देखने को मिलती हैं वायुमंडल में। ये देखो, क है भूम
धर रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों का असमान रूप से गर्म होना। ठीक है। आपने संभवतः भूगोल में पढ़ा होगा, ऐसा आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को सूर्य की अधिकतम ऊष्मा मिलती है। जितने भी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, सूर्य की ऊष्मा ज़्यादा मिलती है। इससे इन क्षेत्रों की पृथ्वी की सतह के निकट की वायु गर्म हो जाती है। इससे क्या होता है, जो इनके आसपास के क्षेत्र हैं वो गर्म ही आपको लगेंगे। ठीक है। गर्म वायु ऊपर उठती है, सुना है आपने, और ठंडी वायु भूमध्य रेखाओं के दोनों ओर 0 से 30 डिग्री अधिकांश की पट्टी के क्षेत्रों में भूमध्य क्षेत्र की ओर गतिशील हो जाती है। ठीक है। जो ठंडी वायु होती है वो पृथ्वी की ओर आती है, तो इसीलिए क्या होती है, ये 0 से 30 डिग्री जो इनको मिलेगा उसकी ओर ये फैल जाती है। ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न पवन धाराएं उत्तर और दक्षिण में भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। इसीलिए क्या होता है, ये उत्तर और दक्षिण की ओर बहती हैं। ध्रुवों पर वायु पृथ्वी के लगभग 60 डिग्री आकांक्षे तक के क्षेत्रों की वायु से अधिक ठंडी होती है। जो इसके 60 डिग्री तक क्षेत्र होते हैं और उससे उस रेंज से बाहर होते हैं, वहाँ की वायु क्या होती है, ठंडी। तभी आप देखना कि आप जो ऊपर पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी वायु आपको ठंडी दिखेगी। ठीक है। इन क्षेत्रों में गर्म वायु ऊपर उठती है, जिसका स्थान लेने के लिए ध्रुवों से ठंडी वायु उस ओर प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। अब देखो, इस प्रकार वायु का प्रवाह ध्रुवों से अपेक्षाकृत अधिक गर्म क्षेत्रों की ओर होता है। तो फिर वहाँ से ये क्या लेके आती है, वो ठंडी हवा इन्हीं के साथ गर्म क्षेत्रों में आती है। ठीक है। जैसा कि आपको चित्र 8.8 में दिखाया गया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं 30 डिग्री तथा 60 डिग्री आकांक्षे के क्षेत्र के असमान रूप से गर्म होने के कारण पवन का प्रवाह 30 डिग्री आकांक्षे से 60 डिग्री आकांक्षे की ओर होता है। इसे हम ये समझ सकते हैं। देखो, जो चित्र था किसका था, 8.8, पृथ्वी पर आसमान तपन के कारण वायु प्रवाह का पैटर्न ये ऐसे होता है वायु का। ठीक है। ये ऐसे यहाँ से उठी नीचे की जो एरो दिखाई दे रही है, फिर ये कहाँ चली गई, ऊपर की ओर। जो ऊपर से आई वो कहाँ आ गई, नीचे की ओर। ऐसे ही हो रहा है सर्कुलेशन इनका। अब देखो, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि चित्र में दिखाई गई पवन की दिशा ठीक उत्तर दक्षिण दिशा क्यों नहीं है। आपको भी दिखाई दे रहा है, एक एरो ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरी एरो नीचे की तरफ, ठीक क्यों नहीं है। ये पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण में उत्तर से दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दक्षिण से किस तरफ है, उत्तर की ओर। उत्तर से कहाँ है, दक्षिण को। दिशा में यह परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है, घूर्णन। अब देखो, ख क्या है, थल और जल का असमान रूप से गर्म होना। ठीक है। थल और जल कैसे होता है, गर्म। जब गर्मियाँ होती हैं तो सबसे ज़्यादा आपको क्या महसूस होता है, जल गर्म और थल भी गर्म, धरती भी गर्म महसूस होती है, और जो आपका बाहर रखा जल है वो भी आपको गर्म महसूस होता है। अध्याय 4 में आपने समुद्र समीप और थल समीप के विषय में पढ़ा होगा। ऐसा पढ़ा था ना हमने। ग्रीष्मकाल गर्मियों में थलीय क्षेत्र अधिक तेजी से गर्म होते हैं। जो भी आपको मैदानी इलाके हैं वो अधिक तेजी से क्या होते हैं, गर्म होते हैं। और अधिकांश समय थल का ताप समुद्री जल की अपेक्षा अधिक रहता है। जो थल का जो ताप है वो अधिक गर्म रहता है समुद्री जल की अपेक्षा में। थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। ठीक है। इससे पवन समुद्र के थल की ओर बहती है। तो किधर जाती है, समुद्र के थल की ओर। ठीक है। यह मानसून पवन होती है। क्या होती है, ये मानसून। चित्र जैसे आपको 8.9 में दिखाया है। अब मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु। अब देखो, ये जो है 8.9,
थल विशेष रूप से राजस्थान के मरुस्थल के आसमान तपन से ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून निर्मित होता है। ये मानसून पवन अपने साथ हिंद महासागर से काफी जल वाष्प लेकर आता है। ऐसे प्रतीत हुआ वहीं पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है ना गर्मियों में राजस्थान की ओर, तो वहां से ये हुआ और फिर ये क्या करता है वहां से अपना मानसून लाता है। आप देखो ये चित्र 8.10 है। शीतकाल में थल, जो शीतकाल जो ठंडे इलाके हैं वहां पे भी तो हवा चलती है, तो वहां से जो हवा चलती है वो क्या करती है, थल और जल के असमान तापमान के कारण पवन उत्तर पश्चिम के अपेक्षाकृत ठंडे स्थानों में आती है। कहाँ आती है? ठंडे स्थानों में। ये शीत पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है। क्या लाती है? जल वाष्प। इसीलिए शीतकालीन में वर्षा भी कम होती है। इसी कारण से क्या होता है, जब शीतकालीन सर्दियां होती है तब क्या होती है, वर्षा कम होती है। ठीक है। और गर्मियों में क्या होती है, गर्मियों के समय में वर्षा भी अधिक होती है। आप देखो क्या है, शीतकाल सर्दियों में पवन के प्रवाह की जो दिशा होती है वो क्या होती है, विपरीत होती है। अर्थात ये थल से समुद्र की ओर बहती है। कहाँ से बहती है? थल से समुद्र की ओर, जैसा आपने चित्र 8.10 में देखा। मैं ये जानने को उत्सुक हूँ कि ये पवन धाराएं हमारे लिए क्या करती हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर हवा को लेकर जाती हैं और दक्षिण से पश्चिम से किधर लाती है, उत्तर की तरफ। ठीक है। दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उत्तर की ओर ये लेके जाती है, जिससे कि सर्कुलेशन बना रहे। अगर हवा नहीं चलेगी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, हमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ना, जब बहुत गर्मी होती है, बारिश नहीं होती तो। ठीक है। समुद्र में आने वाली पवन अपने साथ जल वाष्प लाती है। क्या लाती है अपने साथ? जल वाष्प, जिससे क्या होती है, वर्षा। ये प्रक्रम जल चक्र का एक चरण है। क्या है? ये एक प्रक्रम है जल चक्र का, ऐसा हर साल होता है। अब देखो, गर्म मानसून हवाएं अपने साथ जल वाष्प लाती है, जिससे वर्षा होती है। ओके। बादल वर्षा लाते हैं। क्या लाते हैं? बादल वर्षा, और हमें आनंद का अनुभव कराते हैं और हमें आनंद महसूस होता है। हमारे देश में किसान अपनी फसल के लिए प्रमुख रूप से वर्षा पर निर्भर करते हैं। हमारे अधिकांश जो क्षेत्र हैं वो फसल किसान जो हैं वो किस पे निर्भर रहते हैं? हमेशा वर्षा। अब जिस वर्षा ज़्यादा होती है तो क्या होता है, उस वर्ष अनाज भी अच्छा होता है, हरा भरा मिलता है और काफ़ी मात्रा में मिलता है। जिस वर्ष कम वर्षा होती है तब आपको अनाज उतना खिला खिला सा नहीं मिलता। ठीक है। बादलों और वर्षा से संबंधित अनेक लोकगीत प्रचलित है। यदि आपको कोई ऐसा गीत या कविता याद हो तो अपने मित्रों के साथ उसे गाकर आनंद उठाए। ठीक है। ऐसा आपको बताना है, गाना भी है और बताना भी है। आपकी सहायता के लिए कविता बॉक्स में दी गई है। एक तो आपको उन्होंने बता ही दी है। देखो, उमड़ घुमड़ कर आए बादल, आसमान में छाए बादल, मानसून में आते बादल, बूंदों को बरसाते बादल, बिजली को चमकाते बादल, खेतों को लहराते बादल, सागर से हैं बनते बादल, सागर से सागर में मिल जाते बादल। अच्छी है ना। तथापि वर्षा सदैव सुखदायी नहीं होती, हमेशा सुखदायी नहीं होती। अगर अधिक वर्षा हो जाए उससे फसलों को नुकसान भी होता है। ठीक है। कभी कभी वर्षा अनेक समस्याओं को जन्म देती है। कभी कभी तो हमें बहुत अधिक परेशानी हो जाती है। क्या आप ऐसी कुछ समस्याओं के नाम बता सकते हैं? ऐसी क्या समस्या होती है? अधिक बारिश होती है तो फसलें खराब हो जाती हैं, फसलों को नुकसान होता है। बाढ़ जैसी स्थितियों का भी हमें सामना करना पड़ता है, इससे अनाज भी महंगा हो जाता है। ठीक है। बेरोजगारी बढ़ जाती है। जो गरीब मजदूर है, अगर उस
खेतों में काम नहीं होगा तो उसको मजदूरी नहीं मिलेगी। ऐसी ऐसी अनेक समस्याएं, हर एक क्षेत्र में अलग अलग समस्याओं का भी हमें कई बार सामना करना पड़ता है। आप अपने शिक्षक शिक्षिका और माता पिता से वर्षा से संबंध समस्याओं के कारण और निवारण पर चर्चा कर सकते हैं। समस्याएं क्या हैं और उनका निवारण क्या है, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं ऐसी परिस्थितियों को जन्म देती हैं जिनसे कभी कभी आपदाएं आती हैं। ठीक है, अगर अधिक वर्षा होगी तो हमें आपदाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। इनसे मनुष्य, जंतुओं और पदार्थों के जीवन के लिए संकट उत्पन्न होता है। इससे क्या होते हैं, मनुष्यों के लिए तो मुश्किल है ही, जंतुओं के लिए भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, आइए हम ऐसी दो घटनाएं जैसे तड़ित झंझा और चक्रवात का अध्ययन करें। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, जो 8.5 है, तड़ित झंझा और चक्रवात, ये क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे हम। तड़ित झंझा भारत जैसे गर्म आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अक्सर विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है, जितने भी गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पे। ठीक है, ताप में वृद्धि होने के कारण ऊपर की ओर उठती हुई पवन प्रबल हो जाती है। एक तो वहाँ तापमान ज़्यादा होता है तो ऊपर जो पवन भी उठती है तो वो प्रबल रूप ले लेती है। पवन वायु से पहले से विद्यमान जल बूंदों को अपने साथ ऊपर की ओर ले जाती है। ठीक है, जितनी भी बूंदें बनी हैं उनको कहाँ ले जाती है, अपने साथ ऊपर की ओर। जहाँ ताप कम होने के कारण वे जम जाती है, वहाँ तापमान कम होता है तो वो क्या करती है, जम जाती है और पुनः नीचे की ओर गिरने लगती है। वो फिर से नीचे की ओर गिरने लगती है। गिरती हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु को परस्पर क्रिया से बिजली तड़ित कौंधती है। तो आपको जो आसमान में बिजली चमकती हुई दिखाई देती है वो इसी कारण से आपको दिखाई देती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। उसमें क्या होती है, सिर्फ ध्वनि होती है, वो गरजती है, बरसती नहीं है। इसी घटना को हम तड़ित झंझावात कहते हैं। आप तड़ित झंझावात के बारे में उच्च कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको जो आपकी आने वाली क्लासेस हैं उनमें आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अब देखो, यदि झंझा के साथ तड़ित बिजली भी गिरे तो उससे तड़ित झंझावात कहते हैं। इसमें हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। इसमें क्या क्या है, काफ़ी सारी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। किसी ऐसे वृक्ष के नीचे आश्रय न लें जो अलग थलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे वृक्ष के नीचे आश्रय लें, खुली जमीन पर न लेटें। क्या करना है आपको, जब बिजली चमक रही होती है तो अगर आप बाहर हैं तो आपको किसी वृक्ष के नीचे आश्रय लेना चाहिए जो छोटा वृक्ष हो, खुली जमीन के नीचे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। जो धातु से बनी हुई छाता होता है, डंडी होती है, उसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। खिड़की के निकट न बैठे, खिड़की के पास नहीं बैठना है। खुले गैराज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। उस समय पर जितने भी ये जहाँ पे शेड डले होते हैं वो भी हमारे लिए सेफ नहीं है। कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। इससे अच्छा है आप अपनी कार या किसी जिस भी व्हीकल में, बस में है तो आपको उसी के अंदर रहना चाहिए। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। अगर आप उस समय पर जल में हैं तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए। अब देखो आगे की तरफ क्या है, तड़ित झंझा कैसे चक्रवात बन जाता है। ये चक्रवात कैसे बनता है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि जल को द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की। क्या वाष्प में द्रव से संगित होने पर वह वाष्प वापस मिल जाती है, बिल्कुल मिल जाती है। ठीक है, पानी की
जो जितनी भी भाप बनी है उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है, जब वो ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो वो नीचे पुनः हमें बारिश के रूप में मिल जाती हैं। ऐसा ही होता है ना। इसके समर्थन में आप कोई अनुभव बता सकते हैं? आप बताएंगे कि जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो गर्म वायु है जब वो ऊपर की ओर उठती है तो उसी से अपने साथ जब वो उठती है ऊपर की ओर तो बादल का रूप लेती है। बादल बन के फिर वो नीचे वर्षा की ओर पुनः हमें मिल जाती है, कि प्राकृतिक इसका उदाहरण है। अब बादल के बनने से पहले जल वायुमंडल से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। देखो ऐसा बता रहे हैं ये, जब जल वाष्प वर्षा की बूंदों के रूप में पुनः द्रव रूप में प्रवाहित होती हैं तो वह ऊष्मा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाती हैं। क्या हो जाती है? निर्मुक्त। निर्मुक्त होने वाली ऊष्मा के आसपास की वायु गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म। आसपास की जितनी भी वायु है, इस प्रकार गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। जो गर्म वायु है वो क्या होती है? ऊपर की ओर उठती है, जिससे वायु दाब कम हो जाता है। जिससे क्या होता है? वायु का जो दबाव है कम हो जाता है। फलस्वरूप तड़ित झंझा के केंद्र की ओर उच्च वेग की अधिक वायु गति करने लगती है। क्या होती है? अधिक वायु जो है वो गति करने लगती है। इस चक्र की पुनरावृत्ति अनेक बार होती है। ये चक्र अनेक बार ऐसे ही होता है। घटनाओं की इस श्रृंखला का अंत बहुत ही निम्न दाब के एक ऐसे तंत्र के निर्माण के साथ होता है जिसके चारों ओर उच्च वेग की वायु की अनेक परतें कुंडली के रूप में घूमती रहती है। मौसम की स्थिति को हम चक्रवात कहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? चक्रवात। वायु वेग और वायु दिशा चक्रवात के तापमान और आर्द्रता में वृद्धि करने वाले कुछ कारक हैं। ये क्या है? कुछ कारक। ये देखो चक्रवात का संरचना ऐसे होती है। किसी चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है। कहाँ से उठता है ये? जहाँ पे बिल्कुल शांत हो। इसे झंझा का नेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? झंझा का नेत्र। कोई विशाल चक्रवात वायुमंडल में वायु का तेजी से धूम्रन करना पिंड होता है जो पृथ्वी तल से 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी से 10-15 किलोमीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ से। चक्रवात के नेत्र का व्यास 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। कितने के? 10 से 30 किलोमीटर। जैसा कि आपको ये देखो चित्र 8.11 में दिखाया गया है। यह बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है और इसमें पवन का वेग न्यून होता है। इस शांत और स्पष्ट नेत्र के इर्द गिर्द लगभग 150 किलोमीटर आमाप का बादल का क्षेत्र होता है, जैसा कि चित्र 8.12 में दिखाया है। इस क्षेत्र में उच्च वेग को पवन 150 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे का संघन वर्षा वाले घने बादल होते हैं। ओके, इस क्षेत्र में परे पवन वेग क्रमश कम होता जाता है। चक्रवातों की उत्पत्ति का प्रक्रम अत्यधिक जटिल होता है। क्या होता है? अत्यधिक जटिल। जैसा कि आपको चित्र 8.11 में दिखाया है। इसे एक प्रतिरूप द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये देखो चित्र 8.11 चक्रवात का निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं। चक्रवात द्वारा होने वाला विनाश। इससे जो होने वाला विनाश है उसके बारे में पढ़ेंगे। चक्रवात काफी विनाशकारी हो सकते हैं। विनाशकारी होते हैं ये। तेज पवन समुद्र के जल को तटों की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, भले ही वो काफ़ी दूर हो, पर क्या कहते हैं? काफ़ी विनाशकारी रूप लेते हैं। ठीक है, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। ये इतना शक्तिशाली रूप ले लेती हैं कि जो भी कुछ उसके आगे आता है वो बच नहीं पाता। चक्रवात के नेत्र में निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठ जाता है।
तो जल क्या होता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। उठता जल 3 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। कितना, 12 किलोमीटर तक की अधिकतम ऊंचाई तक उठ सकता है। देखो जैसे आपको चित्र 8.13 में दिखाया, ऐसा लगता है मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती आ रही है। क्या हो रहा है, जल की जो दीवार है वो किसकी ओर बढ़ती आ रही है, तट की ओर। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति की गंभीर हानि होती है। यह पानी मृदा की अवारता को भी कम कर देता है। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति और भयावह बना देती है। जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में वर्षा होने लगती है, जहाँ पे बाढ़ जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। देखो चित्र 8.13 में दिखा रहे हैं, चक्रवात के कारण समुद्र में जल की ऊपर उठती विशाल लहरें। ठीक है, ये देखो दिखाया गया। चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। अमेरिकी महाद्वीप में इसे हरिकेन कहते हैं। फिलीपींस और जापान में यह टाइफून कहलाता है। देखो चित्र जो 8.14 में है। उत्तरी प्रशांत महासागर टाइफून, चक्रवात, दक्षिण प्रशांत महासागर हैरिकेन, उत्तरी अटलांटिक महासागर में अटलांटिक महासागर में क्या होता है, हैरिकेन, और इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर में ये चक्रवात। ओके, भूमध्य के आसपास के वे क्षेत्र जहाँ चक्रवात निर्मित होता है। चक्रवात सर्वव्यापी परिघटना है, जैसा कि चित्र आपको 8.14 में दिखाया। अब ये देखो, किसी टोरंटो का व्यास 1 मीटर जितना कम अथवा 1 किलोमीटर अथवा उससे भी अधिक हो सकता है। टोरंटो की जैसी संरचना उसके आधार के आसपास की धूल, पत्थर, कंकड़, कचरे और अन्य छोटी बड़ी वस्तुओं को अपने अंदर खींच लेती है निम्न दाब के कारण, और फिर उन्हें अपने शीर्ष के निकट भार की ओर धकेलकर फेंक देती है। टोरंटो के घातक प्रहार से जीवित रह गए कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए विवरण आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत हैं डिस्कवरी चैनल पर यंग डिस्कवरी सीरीज से। ये देखो, मैंने बादल को अपनी ओर आते देखा और घर के भीतर आश्रय लेने का प्रयास किया। आप जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ हैं वहाँ पे अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बादल हमारे पास ही हैं, और बादल कई बार अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुँचा, घर हवा से उड़ गया। इतने में आप वहाँ पे पहुँचा, वो घर ही हवा के साथ उड़ गया। मुझे कतई चोट नहीं लगी। ठीक है, तूफान के बाद हमें गेहूं के खेत में कचरे को साफ करना था। हमें वहाँ टूटे हुए बोर्ड और वृक्षों की शाखाओं के साथ साथ मुर्गियों के चूजे, मुर्गियों और खरगोश के मृत शरीर देखने को मिले। ठीक है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनके शरीर को, उनकी खाल उतार ली। वैसे एकदम से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी उनके साथ उड़कर आ गए। इतना भयंकर रूप ले लिया था, तो ऐसे लग रहा था ऊपर से उनकी खाल को किसी ने उतार लिया हवा में। टोरंटो के बचाव के लिए आश्रय भूमि में गहराई पर अथवा किसी भवन में अंदरूनी भाग में स्थित ऐसे कक्ष होते हैं जिनमें खिड़कियां नहीं होती। यदि ऐसे आश्रय उपलब्ध न हो तो टोरंटो से बचाव के लिए खिड़कियों को बंद करके किसी मेज, बेंच आदि के नीचे आश्रय लेना बेहतर रहता है। इन स्थानों में कचरा आसानी से नहीं पहुंचता है। बचाव के लिए आपको घुटनों के बल नीचे झुककर अपनी बाहों को अपने सिर और गर्दन की चारों ओर लपेट लेना चाहिए, जैसे कि ये आपको चित्र 8.15 में दिखाई दे रहा है। ये बालिका कर रही है। टोरंटो से
सुरक्षा की एक विधि। अगर आपको कुछ नहीं सूझे तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए। ये देखो, चक्रवात अपने साथ उच्च वेग की पवन लाते हैं जो घर, दूरभाषी और अन्य संचार प्रणालियों, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचा सकती हैं। ये अपने साथ ऐसी इतनी तेज पवन लाते हैं जिससे क्या है, दूरभाषी जितने भी ये वृक्ष हैं, प्रणालियां हैं, उससे क्या होती है, क्षति होती है। ठीक है। टोरंटो, हमारे देश में टोरंटो अधिक नहीं आते, इतने ज़्यादा नहीं आते। टोरंटो गहरे रंग में के कॉपीकार बादल होते हैं। ठीक है। इनकी कीप जैसी संरचना आकाश से पृथ्वी तल की ओर आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ होती है? आकाश से पृथ्वी की ओर, जैसा कि आपको चित्र 8.16 में दिखाई दे रहा है। अधिकांश टोरंटो कमजोर या निर्बल होते हैं, परंतु कोई विनाशकारी टोरंटो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर सकता है। पर ये जब अगर बन जाए, विनाशकालीन रूप ले लें, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की वेग से गति कर सकता है। ये टोरंटो चक्रवात के भीतर भी बन सकते हैं। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तट चक्रवातों के लिए संवेदनशील है, जबकि भारत का पश्चिमी तट चक्रवातों की प्रबलता और आवृत्ति दोनों ही संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। ये देखो, जो चित्र 8.16 किसी टोरंटो का प्रतिबिंब। अब ये हम पढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि सभी झंझा और तूफान निम्न दाब के तंत्र होते हैं। झंझा के निर्माण में पवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका पवन के वेग की माप करना महत्वपूर्ण है। वेग की माप करने वाले उपकरण को वायुमापी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमापी। ये जैसे नॉर्थ से साउथ, ठीक है, डायरेक्शन, ये उससे डायरेक्शन पता चल रही है वायुमापी से कि पवन किस दिशा में बह रही है। पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी 8.17 में जैसे दिखाई गई है। अब ये पढ़ेंगे 8.7 प्रभावी सुरक्षा उपाय। चक्रवात के दुष्कर्मों को कम करने में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सहायक हो सकती हैं। सरकारी सामाजिक स्तर पर व्यवस्था। क्या क्या व्यवस्थाएं पढ़ते हैं? चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा। क्या क्या सेवा है? सरकारी संसाधनों, समुद्री तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्र ग्रामीण संचार व्यवस्था। ये जो है वहाँ पे पहले ही उनको अलर्ट किया जाता है कि समुद्र में तूफान आने वाला है, तो जितने भी मछुआरे हैं उनको सलाह दी जाती है, हिदायत दी जाती है कि आप इस समय पर समुद्री किनारों से दूर रहें, समुद्र में मछली पकड़ने के लिए ना जाएं, और उनके आसपास के क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उनको भी ये सूचना दी जाती है कि आप समुद्री तटों से दूर रहें। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। वहाँ पे प्रशासन क्या करता है? व्यवस्था भी करता है जो लोगों को कि उनको आश्रय दिला सके जहाँ पे वो सुरक्षित रह सके। ठीक है। वहाँ समुद्री तटों से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाते हैं। जनता द्वारा दिए जाने वाले कार्य। जनता क्या करती है? हमें मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हमने सुना है कि आने वाला है तो अवश्य ही आने वाला होगा, तो हमें इसकी सूचना अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको दे देनी चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की आवश्यक प्रबंध कर लेने चाहिए। इसलिए हम तो चलो चले जाएंगे, जितना भी हमारा सामान है, पशु हैं, हमारे जितने भी वाहन हैं, उन्हें भी हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वो उन्हें हम समय रहते सही स्थानों पर पहुंचा सकें। जलमग्न सड़कों का वाहन चलने से बचना चाहिए क्योंकि बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो सकती हैं।
हमें उस समय पर जो समुद्री तटों के पास सड़कें बनी हैं उनसे भी बचाव करना चाहिए, वहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए, वो सड़कें भी बाढ़ के कारण टूट सकती है। सभी आपातकालीन सेवाएं जैसे पुलिस, अग्निशम दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबर की सूची आपने साथ रखनी चाहिए। उस समय पर आपको सभी जितने भी चिकित्सा केंद्र हैं उन सब की आपको सूची रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियाँ, आपको ऐसी सावधानियाँ भी बरतनी चाहिए। ऐसे जल को पीने के उपयोग न करें जो संदूषित हो सकता हो, ठीक है। जल भी आपको ध्यानपूर्वक पीना है। आपात स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करें। आपको उस समय पर कुछ जल की व्यवस्था भी अपने पास करनी चाहिए। गीले स्विच और खंभे से टूटकर गिरे गए बिजली के तारों को न छुएं। गीले हाथों से स्विचों को और खंभों को न छुएं। ये तो आपको आम दिनों में भी करना चाहिए। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण करने के लिए बाहर न निकले। ये मनोरंजन करने के लिए, वीडियो इत्यादि बनाने के लिए उस समय पर आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। बचाव दल का अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव न डालें, ठीक है। अनावश्यक मांगे न करें। अपने पड़ोसियों और मित्रों को यथासंभव सहयोग और सहायता प्रदान करें। आपको जितनी सहायता आप प्रदान कर सकते हैं उनको आपको प्रदान करनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं 8.8 उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। देखो क्या है इसमें, आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पहले इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी, आजकल तो हमें पहले ही जानकारी भी मिल जाती है और अनेक प्रकार की हमें वस्तुएं भी उपलब्ध हैं जिससे हम समय रहते अपना बचाव कर सकते हैं। पिछली शताब्दी के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवासियों के पास किसी चक्रवात के आने से पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने और अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम का समय मिलता था। पहले तो क्या होता था, 1 दिन से भी कम का समय उनको मिल पाता था। जब वो शुरू हो जाता था तब जानकारी मिलती थी कि चक्रवात तूफान आ गया है, तो उन्हें के पास बहुत कम समय होता था अपने घरों को खाली करने के लिए। आज परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। उपग्रहों और रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात सतर्कता अथवा चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? पहले ही 2 दिन पहले ही बता दिया जाता है कि अब तूफान आने वाला है, आप अपना सामान वगैरह बांध लें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अब आगे क्या है, जारी कर दी जाती है और चक्रवात चेतावनी भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है और जब तूफान आ जाता है उसके बारे में भी 24 घंटा पहले बता दिया जाता है। जब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, क्या करते हैं, जब वो चलता है तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है कि वो कितनी स्पीड से चल रहा है और क्या कहते हैं किस दिशा की ओर वो आ रहा है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं को मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, वो सब भी आपदाओं के समय पे आपस में मदद करते हैं। ओके, अब देखो इसमें प्रमुख शब्द क्या थे। पवन वेग मापी, चक्रवात, हरिकेन, झंझावात मतलब तूफान, मानसूनी पवन, दाब, तड़ित झंझा, टोरंटो, टाइफून।
ओके, आपने क्या सीखा इसके अंदर? हमारे आसपास की वायु दाब डालती है, वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। नेक्स्ट है, गर्म वायु ऊपर उठती है जबकि अपेक्षाकृत ठंडी वायु की प्रवृत्ति पृथ्वी की सतह की ओर आने की होती है। नेक्स्ट है, अब गर्म वायु ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है और आसपास के क्षेत्र की उच्च दाब की ठंडी वायु स्थान की ओर प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट है, गतिशील वायु पवन कहलाती है। आगे है, पृथ्वी पर आसमान तपन पवनों के बनने का प्रमुख कारण है। अगला है, जल वाष्प वाली पवन वर्षा लाती है। ओके, उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। अब अगला देखो, उपग्रहों तथा रडार जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों को मॉनिटर करना आसान हो गया है। स्वयं सहायता सबसे अच्छी सहायता है, अतः किसी भी चक्रवात के आने से पहले ही अपनी सुरक्षा की योजना बना लेना और सुरक्षा के उपायों को तैयार रखना अच्छा रहता है। अब ये देखो आगे क्या है, निम्नलिखित प्रवाह चित्र उसको आपको उस परिघटना को समझाने में सहायक होगा जिसके कारण बादलों का निर्माण और वर्षा होती है तथा तूफान और चक्रवात बनते हैं। देखो, दो क्षेत्रों के बीच ताप में अंतर, वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती है, ऐसा ही पढ़ा था ना। गर्म वायु ऊपर उठती है जिससे न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। ठंडी वायु न्यून दाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। गर्म वायु पर उठकर ठंडी हो जाती है, उसमें उपस्थित जल वाष्प संगठित होकर बादल बन जाते हैं। जो उसके अंदर क्या होती है, जल वाष्प की जो बूंदें होती है उससे क्या हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। बादल की बड़ी जल बूंद भूमि पर वर्षा, ओलों या हिमपात के रूप में गिरती है। वायुमंडल के ऊंचे स्तरों पर पानी की नीचे गिरती बूंदें और ऊपर उठती वायु परस्पर उच्च वेग से गति करती हैं, जिससे तड़ित झंझावात का निर्माण होता है। आगे देखो, मौसम की कुछ परिस्थितियों में झंझावात चक्रवात का रूप धारण कर सकती है। पहला है अभ्यास में, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। पवन डैश वायु है, गतिशील, ठीक है, पवन गतिशील वायु है। अगला देखो क्या है, पवन पृथ्वी के डैश तापन के कारण उत्पन्न होती है। असमान, ठीक है, असमान। अगला देखो, पृथ्वी की सतह के निकट डैश वायु ऊपर उठती है जबकि डैश वायु नीचे आती है। गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु नीचे आती है। अगला देखो, वायु डैश दाब के क्षेत्र से डैश दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। आएगा इसमें कम और उच्च, ठीक है। क्या कहती है, वायु कम दाब के क्षेत्र से उच्च दाब के क्षेत्र की ओर गति करती है। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी दिए गए स्थान पर पवन की गति की दिशा पता लगाने के लिए दो विधियां बताएं। दो विधियां बतानी है आपको। कैसे आप लगा सकते हैं कि वहाँ पे पवन कितनी गति से चल रही है और किस दिशा में चल रही है। क्या लोगे, एक तो आप क्या लोगे, दक्षिण पश्चिम और पूरब और उसका जैसा चित्र लगा हुआ था ऊपर, वो ले सकते हैं आप, उससे पता लगा सकते हैं। दूसरा क्या लगा सकते हैं, हाँ सोचो, था ये वायु मापी था ना, वायु मापी जिसमें दिशाएं दे रखी थी, उससे आप माप सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं वो सोचो जो आपने पढ़ा है इसमें। दूसरा क्या हो सकता है, आप ये भी देख सकते हैं इसमें कि आप कहाँ का तापमान पवन माप रहे हैं। अगर किसी गर्म स्थान का माप रहे हैं तो अवश्य है कि वो
ऊपर की ओर ठंडे की ओर जाएगी, कम से उच्च की ओर जाएगी, है ना। और अगर उच्च से है तो वो नीचे की ओर आएगी। अब देखो तीसरा क्या है, ऐसे कोई दो अनुभव बताएं जिनसे आपको ऐसा अनुभव हुआ हो कि वायु दाब डालती है। अध्याय में दिए गए उदाहरणों के अतिरिक्त आपको जो अध्याय में दिए हैं उनके अतिरिक्त आपको बताना है। एक उदाहरण क्या हो सकता है कि जो जब आपने किसी ने पैराशूट देखा होगा, वो भी एक गुब्बारा ही होता है ना। तो उसमें क्या होता है, इसमें नहीं बताया गया है, तो आप एक उदाहरण ये ले सकते हैं कि जो पैराशूट होता है, जब उसके अंदर हवा भर दी जाती है तो वो क्या होता है, ऊपर की ओर उड़ने लगता है। ठीक है, ऐसा आप बता सकते हैं। एक आप बताइएगा इसके अंदर। आगे देखते हैं, आप एक भवन खरीदना चाहते हैं। क्या आप ऐसा भवन खरीदना चाहेंगे जिसमें खिड़कियां हो लेकिन रोशनदान न हो? अपने उत्तर का कारण समझाइए। आप ऐसा भवन खरीदेंगे कि जिसमें खिड़कियां तो हो पर रोशनदान ना हो, तो उन खिड़कियों का फ़ायदा क्या होगा अगर आपको रोशनी ही नहीं मिलेगी? तो हमें प्राकृतिक रोशनी का भी हमारे भवनों के अंदर आना अनिवार्य है, वो भी हमारे लिए काफ़ी मददगार है। ठीक है, अगला देखिए, समझाए कि कपड़ों के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पट्टों में छिद्र क्यों किए जाते हैं? उनके अंदर छिद्र क्यों किए जाते हैं? अगर उनके अंदर छिद्र नहीं करेंगे तो वो एकदम से पूरा का पूरा, जब हवा चलेगी, तेज हवा चलेगी, वो पूरा का पूरा उड़कर ही चला जाएगा। इसीलिए उसमें बीच में छेद कर दिए जाते हैं कि हवा क्रॉस होती रहे उनमें से। यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाएंगे, सबसे पहले उनकी समय समय पर मदद करेंगे, है ना, और उनसे भोजन इत्यादि इन सब की भी व्यवस्था कर सकते हैं आप, है ना। अगला देखो, चक्रवात के उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए पहले से किस प्रकार की योजना तैयारी करने की आवश्यकता होती है? हमें क्या होता है, हमें अपना सारा सामान सुरक्षित स्थानों पर पहले ही पहुंचा देना चाहिए, है ना। अपने आश्रय की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ठीक है, किसी सेफ जगह पर, और इसकी सूचना अन्य लोगों को भी हमें अवश्य देनी चाहिए। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? जैसे कि चेन्नई, मैंगलोर या मैंगलोर कह सकते हो, अमृतसर या पुरी। तो अमृतसर आएगा, क्यों? वहाँ पे समुद्री क्षेत्र नहीं है। ये अधिकतर कहाँ होता है, जहाँ पे समुद्री क्षेत्र होते हैं वहीं पे ये उत्पन्न होता है, और उन्हीं के आसपास ये आता है। अगला देखो, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा सही है? शीतकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, ग्रीष्मकाल में पवन थल से सागर की ओर बहती है। चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और इसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है, या भारत की तट रेखा पर चक्रवात के आने की संभावना नहीं होती? बताइए क्या होगा इसमें? होगा ग्रीष्म काल में पवन थल से सागर की ओर बहती है, ख वाला। अब ये देखो, विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य आपको ये करना है। पहला क्या है, आप अध्याय के क्रियाकलाप 8.5 को अपने घर पर थोड़े भिन्न प्रकार से कर सकते हैं। एक या माप की प्लास्टिक की 2 बोतलें लीजिए, प्रत्येक बोतल के मुंह पर एक गुब्बारा लगा दीजिए। एक बोतल को धूप में और दूसरी को छाया में रखिए। अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। इन प्रेक्षणों और परिणामों की तुलना क्रियाकलाप 8.5 से करिएगा। आप क्या पाएंगे, जिसे आप धूप में रखेंगे वो फूलने लगेगी, और जिसे आप छाया में रखेंगे वो इतनी फूली हुई नहीं दिखेगी। ऐसा पढ़ा था हमने ऊपर भी। अब देखो दूसरा क्या है, आप अपना स्वयं का वायुमापी भी बना सकते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं की एकत्र कीजिए।
कागज के 4 छोटे कप, आइसक्रीम के खाली कप ले सकते हैं, कार्डबोर्ड, गत्ते की 2 पट्टियाँ 20 सेंटीमीटर लंबी 2 सेंटीमीटर चौड़ी, गोंद, स्टेपलर, एक स्केच पेन और नुकीली पेंसिल जिसके एक सिरे पर रबड़ लगा हो। ओके, उससे आप बना सकते हैं। ये देखो जैसा कि चित्र में दिखा रहे हैं। 8.18 पट्टी का केंद्र बिंदु निर्धारित करें। आपको उस पर एक बिंदु भी निर्धारित करना है। एक स्केल की सहायता से चित्र 8.18 के अनुसार कार्डबोर्ड गत्ते की प्रत्येक पट्टी पर क्रॉस बना लीजिए। इससे आपको पट्टी का केंद्र बिंदु मिल जाएगा। जब आप क्रॉस बनाएंगे, जहाँ पे ये ओवरलैप करेंगी मतलब टकराएंगी बीच में, वहाँ पे आपको इसको बिंदु लगा देना, ठीक है, बीच में। आप पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखें कि उनके केंद्र एक ही बिंदु पर हो और उनसे धन प्लस का चिन्ह बना जाए। अब कप को पट्टियों के सिरे पर चिपका दें। एक कप की बाहरी सतह को मार्कर अथवा स्केच पेन से रंग दें। चारों कपों के मुख एक ही दिशा में होने चाहिए। चारों जो कप लगाए आपने, उनका जो मुंह है वो एक ही साइड होना चाहिए। आगे देखो क्या करना है। कप लगी पट्टियों के केंद्र में से एक पिन डालें। एक पिन डालनी है आपको और पट्टियों तथा कप को पेंसिल पर लगे रबड़ से जोड़ दें, जैसा कि चित्र 8.19 में दिखाई दे रहा है आपको। यह सुनिश्चित कर लें कि जब आप किसी एक कप को फूंक मारते हैं तो पट्टियाँ और कप मुक्त रूप से घूमने लगती हैं। आपको ये सुनिश्चित करना है जब आप फूंक मारेंगे तो ये घूमने लगे। आपका वायुमापी तैयार है। जैसा कि आपको देखो 8.19 में दिखाया गया है वायुमापी का मॉडल। प्रति मिनट घूर्णनों की संख्या की गिनती करके आप पवन के वेग का अनुमान लगा सकते हैं। पवन वेग में परिवर्तन का अवलोकन करने के लिए इससे भिन्न स्थानों पर और दिन में भिन्न समयों पर उपयोग करें, ठीक है, भिन्न स्थानों पे और भिन्न समय में। यदि आपके पास रबड़ लगी पेंसिल नहीं है तो आप बॉल पेन के सिरे का उपयोग भी कर सकते हैं। शर्त केवल यह कि पट्टियाँ मुक्त रूप से घूर्णन करें। याद रखें कि वायुमापी केवल वेग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। यह आपको वास्तविक पवन गति नहीं बताता। वास्तविक पवन की गति नहीं बताएगा, सिर्फ ये दिशा बताएगा किस दिशा की ओर पवन का झुकाव है। अगला देखो, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं से तूफान और चक्रवात के चित्र एकत्रित कीजिए। एकत्रित सामग्री और इस अध्याय में आपने जो पढ़ा उसके आधार पर एक कहानी बनाइए। आपको एक कहानी लिखनी है। न्यूज़पेपर मैगजीन्स में से आपको तूफानों के छोटे छोटे चित्र काटने हैं और लगाने हैं और आपको उन पर एक कहानी लिखनी है। अगला देखो, मान लीजिए कि आप किसी ऐसी समिति के सदस्य हैं जो किसी तटीय राज्य की विकास योजना को बनाने के लिए उत्तरदायी है। एक संक्षिप्त भाषण तैयार कीजिए जिसमें चक्रवात द्वारा होने वाले कष्टों को कम करने का उपाय बताया जाए, ठीक है। यह भी आपको करना है। क्या बताएंगे इसके अंदर वैसे आप कि हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए, है ना, अपना समय पर अपना सामान दूसरे क्षेत्रों में भेज देना चाहिए और आपको गाइडलाइन, हमें उस टाइम पे अपने पास फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखना चाहिए, है ना। भोजन भी हमारे पास होना अनिवार्य है उस समय पर, ठीक है। ऐसे आप बता सकते हैं। अगला देखो, चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों के वास्तविक अनुभव को एकत्र करने के लिए ऐसे लोगों से साक्षात्कार कीजिए जो किसी ऐसी आपदा को झेल चुके हो। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति मिले, आप उससे ज़रूर सलाह लीजिए कि जब आप उस समय वहाँ आपदा पे थे तब आपने क्या किया था। आगे देखो, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 1 से 1.5 सेंटीमीटर व्यास की एल्युमिनियम की एक नली लीजिए, ठीक है, जैसा ही चित्र 8.20 में दिखाई दे रहा है आपको।
अब क्या करना है, मोटा टुकड़ा काटिए। नली के एक सिरे को आलू के टुकड़े में डालकर, एक को आलू में डालना है, उसे दबाते हुए 2-3 बार घुमाए। 2-3 बार आपको क्या करना है, घुमाना है। नली को खींच लीजिए। नली को क्या करना है, खींचना है। आपको नली में आलू का टुकड़ा किसी पिस्टन की तरह लगा हुआ मिलेगा। कैसा, पिस्टन की तरह। अब क्या करना है, यही प्रक्रिया नली के दूसरे सिरे के लिए भी अपनाएं। दूसरे सिरे पे भी आपको ये अपनानी है। अब आपके पास एक ऐसी नली होगी जिसके दोनों सिरे आलू के टुकड़ों से बंद होंगे और बीच में वायु होगी। ठीक है, बीच में वायु होगी और दोनों टुकड़े हैं कोने पे होंगे। ओके, दोनों सिरों पे होंगे। अब एक ऐसी पेंसिल लीजिए और बीच में वायु होगी। एक ऐसी पेंसिल लीजिए जिसका एक सिरा छिला हो। आपको छिली हुई एक पेंसिल लेनी है। अब क्या होगा, इस सिरे को नली के सिरे में फंसे आलू के टुकड़े में से किसी एक टुकड़े पर रखिए। आप पेंसिल को झटके से दबाइए जिससे आलू का टुकड़ा नली में चला जाएगा। ठीक है, आपको पेंसिल से दबाना है, वो नली के बीच में चला जाएगा। देखिए क्या होता है। क्रियाकलाप नाटकीय रूप से ये दर्शाता है कि वायु दाब में वृद्धि वस्तुओं को किस प्रकार धकेल सकती है। वो बीच में जाके फंस जाएगा, आगे की ओर नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल होगी, वो धकेल नहीं पाएगी क्योंकि उसको बीच में जाके वायु फिर से नहीं मिलेगी। फिर से वायु बंद हो जाएगी उसको मिलनी। अगर तुम आगे से उसको खोल दोगे तो वो क्या होगा, आगे से फिर निकल जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। सावधानी ये रखनी है, जब आप इस क्रियाकलाप को करें तो ये सुनिश्चित कर लें कि नली के सामने कोई खड़ा ना हो। कोई खड़ा ना हो, वो एकदम से निकल के आगे की ओर भी जा सकता है। आप निम्नलिखित वेबसाइटों पर संबंधित विषयों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। ऐसा आपको नेट पे भी मिल सकता है इसके बारे में। अगर आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में से नई पिक्चर मिलती तो आप नेट से भी निकाल सकते हैं तूफानों की पिक्चर्स। ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में जो समुद्री क्षेत्र हैं। उम्मीद है आप सबको ये सब समझ आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।